हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। आज मुझे एक लाइन याद आ रही है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। मतलब अगर हमें हमारी जॉब, हमें हमारा सपना अगर याद है तो उसके लिए हमें अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मेहनत हम जो विद्यार्थी है और हमारी मेहनत किस प्रकार से करनी है, तो हमें हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उस जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़कर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पूरा सिलेबस को करना है। तो चलिए फिर, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मौर्य काल। और मौर्य काल में हमने हमारी पिछली कक्षा में अशोक के जो बड़े स्तंभ लेख है उनके बारे में पढ़ लिया था। और अशोक के बड़े स्तंभ लेख कितने हैं फ्रेंड्स? वो है 14। और कितनी जगहों से मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं 8 जगहों से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अशोक के छोटे स्तंभ लेख, जो टोटल कितने हैं तो वो है 7। और कितनी जगहों से मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें 6 जगहों से। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम इन जो लघु शिलालेख है इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है? ये देखिए कि आरएल ने पीएमटी की। अब आरएल कोई भी हो सकता है, कोई रामलाल हो सकता है, या अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप नाम दे दीजिए कि आरएल ने पीएमटी की। ठीक है, इस जो ट्रिक है, इस ट्रिक के अनुसार आप इन लघु शिलालेखों को याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो सबसे पहले जो लघु शिलालेख पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक के जो लघु शिलालेख है इनको एक और नाम दिया गया है। इसका नाम है, उपनाम है सप्त स्तंभ लेख। ठीक है, इसको सप्त स्तंभ लेख भी कहते हैं, इसका एक उपनाम है। अब हमारा जो पहला स्तंभ लेख है वो है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ठीक है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और कैसे इम्पोर्टेंट है? तो चलिए फिर, अब इसका जो उपनाम है वो उपनाम क्या है? अशोक की छोटी लाट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर कहते हैं कि जो फिरोज शाह ने इसे दिल्ली मंगवा लिया था। ठीक है, किसने दिल्ली मंगवा लिया था इसको? फिरोज शाह ने। ठीक है, ये कहाँ पे था? पहले ये मेरठ में स्थित था, फिर बाद में इसको दिल्ली मंगवा लिया था फिरोज शाह ने। ठीक है, इसे कुश्क-ए-शिकार भी कहा जाता है। इसे कुश्क-ए-शिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिरोज शाह ने इसको बाद में कहाँ पे रखवा दिया था, तो इसको कहते हैं कि इसको जो शिकार महल था उसमें रखवा लिया था। ठीक है, इसलिए इसको कुश्क-ए-शिकार भी कहा जाता है। कौन से स्तंभ लेख को? तो ये दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। अब फर्रुखशियर के समय में विस्फोट हुआ और ये जो शिलालेख है ये क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया, ये टूट गया। ठीक है, इसमें एक जो फर्रुखशियर था उस समय में एक विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट में ये जो शिलालेख है ये क्षतिग्रस्त हो गया, ये टूट गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। और फ्रेंड्स, हमने पिछली कक्षा में भी इस स्तंभ लेख के बारे में पढ़ा था कि जो सबसे पहले जो पढ़ा गया स्तंभ लेख है वो स्तंभ लेख कौन सा है? तो वो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। वैसे हमको जो सबसे पहले जो स्तंभ लेख जो मिला था वो मिला था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लेकिन जो पहले पढ़ा गया था वो कौन सा पढ़ा गया था? तो वो पढ़ा गया था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। और किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब? 1837 में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। पहले ये कहाँ पे था? तो ये हरियाणा में था। ठीक है, सबसे पहले इस स्तंभ लेख को पढ़ा गया था 1837 में। किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अब इसने फिरोज शाह ने इसे मंगवाया था। ठीक है, इसको भी वापस किसने मंगवाया? इसको फिरोज शाह ने मंगवाया। कहाँ पे? दिल्ली में। फिर इसके बारे में देखिए कि इसको मीराने जरीन भी बोला जाता है। इसका जो उपनाम है, इसका उपनाम क्या है? मीराने जरीन। और फ्रेंड्स, इसका एक और उपनाम है, इसका एक और उपनाम है स्वर्ण स्तंभ। इसको स्वर्ण स्तंभ भी कहा जाता है। और इस पर जो अशोक के जो 7 स्तंभ लेख है, इन 7 स्तंभ लेख का इस पर उल्लेख किया गया है। इस पर 7 लेख उत्कीर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। और ये जो एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें ये जो 7 ही स्तंभ लेख उत्कीर्ण होने के कारण ये जो पहला स्तंभ लेख है जिसपे 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है। कौन सा? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो विग्रहराज चतुर्थ थे फ्रेंड्स, विग्रहराज चतुर्थ कौन थे? तो विग्रहराज चतुर्थ एकमात्र जो राजस्थान के राजा थे जिन्होंने दिल्ली पर अपना सर्वप्रथम शासन, अपना जो राजस्थान के एक ऐसे राजा जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, और उस समय कहते हैं कि जो अजमेर था वो उस समय उनकी पूरे भारत की राजधानी थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने बाद में इस स्तंभ लेख पर 3 लेख और लिखवाए थे। ठीक है, 3 लेख बाद में किसके द्वारा लिखवाए गए? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा।
अब हम पढ़ते हैं तीसरा स्तंभ लेख, और वो स्तंभ लेख कौन सा है, तो वो है प्रयाग स्तंभ लेख। अब ये कहाँ पे स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। और ये मिला कहाँ था, ये कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था। और फिर आपको ध्यान रखना है कि अकबर के शासन काल में इस समय ये इसको लेकर आए थे, और कौन लेकर आए थे, तो इसको लेकर आए थे जहांगीर। ठीक है, उस समय अकबर का शासन था, अकबर सम्राट थे, अकबर राजा थे। उस समय में जहांगीर जो उनके पुत्र थे वो इस स्तंभ लेख को लेकर आए थे। ठीक है, अब इस स्तंभ लेख पर बाद में जहांगीर का भी लेख उत्कीर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो तीसरा लेख है प्रयाग स्तंभ लेख, इस पे बाद में जो जहांगीर है इनका भी लेख उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, अब इससे पहले कहते हैं कि इस पे जो समुद्रगुप्त जो राजा हुए हैं उनका भी लेख उत्कीर्ण किया हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो चौथा लेख है, जो उसका क्या नाम है, तो लोरिया नंदन स्तंभ लेख। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जी स्थित कहाँ पे है, तो ये स्थित है चंपारण बिहार में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो चंपारण बिहार है, यहाँ से हमें 4 स्तंभ लेख मिले हैं फ्रेंड्स। चंपारण बिहार से हमें 4 स्तंभ लेख मिले हैं। कौन कौन सा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां, ये 4 स्तंभ लेख है, ये हमें मिले हैं चंपारण बिहार से मिले हैं। और चौथा हम देखिए कि ये जो लोरिया नंदनगन स्तंभ लेख है ये सबसे ज़्यादा सुंदर है, और कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इस पर किसी भी प्रकार की अब तक कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। अब तक का जो सबसे सुंदर जो स्तंभ लेख है वो है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। और ये सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है, और इस पे एक मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, अब पांचवा पढ़ते हैं लोरिया अरेराज स्तंभ लेख। ठीक है, अब ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ है चंपारण बिहार से। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब छठा देखिए लोरिया रामपुरवा, जो कहाँ से हमें मिले हैं, तो ये मिला है हमें चंपारण बिहार से। अब इसमें आपको बात ध्यान रखनी है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से हमें 2 स्तंभ लेख मिले हैं। एक तो मिला है जिसपे लेख युक्त स्तंभ लेख है, और एक पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब ये 2 स्तंभ लेख हैं। टोटल कितने स्तंभ लेख हैं, हमें जो अशोक के जो छोटे स्तंभ लेख जो प्राप्त हुए हैं वो टोटल कितने हैं, तो वो टोटल 7 है, और उसमें से 2 एक साथ में प्राप्त हुए हैं जो लोरिया रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चंपारण बिहार में। और एक जो लेख प्राप्त हुआ है वो लेख युक्त स्तंभ लेख है, और जो दूसरा जो हमें प्राप्त हुआ है वो लेख युक्त नहीं है, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इस पर आपको बात ध्यान रखनी है कि जो लेख युक्त जो स्तंभ लेख है उसके ऊपर शीर्ष पर सिंह का चित्र बना हुआ है। ठीक है, और जो लेख युक्त नहीं है इस पे बैल का चित्र बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और देखते कि जिसकी खोज है, इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी 1872 में। किनके द्वारा, कार्नाइल के द्वारा। हमने अशोक के जो बड़े शिलालेख थे उनके बारे में पढ़ लिया, हमने उसके जो लघु शिलालेख थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं जो अशोक के जो गुहा लेख है उसने गुफाओं में भी कुछ ना कुछ लिखवाया था, उनके बारे में हम एक बार देख लेते। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं कि जो हमारे लिए मुख्य रूप से जो गुहा लेख है वो कितनी है, तो वो है 4। ठीक है, अब की कौन कौन सी है चारों, तो सबसे पहले हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गुहा लेख है वो है बराबर की गुफा। ठीक है, फिर आप दूसरा देखिए नागार्जुन की पहाड़ियाँ, तीसरा सीतामढ़ी, और चौथा है रामगढ़ की गुफा। ये 4 गुहाएं हैं अशोक के द्वारा बनवाई गई, और ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें से जो गुफा है वो कौन सी है, तो वो है बराबर की गुफा है। ये हमारी एग्जाम की वेरी 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 मोस्ट है, क्योंकि इसमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर अब हम देखते हैं कि जो बराबर की जो गुफाएं है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है, बिहार में। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो बराबर की जो गुफाएं हैं ये किस लिए बनाई गई थी, तो ये कहते हैं कि जो आजीविकों के लिए उनको दान में देने के लिए अशोक व अशोक के जो पोता था जिसका नाम था दशरथ, इन दोनों के द्वारा ये गुफाएं बनवाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
अब इसके बाद देखते हैं, अब ये गया बिहार में स्थित है, जो इसका उपनाम है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका उपनाम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बराबर की जो गुफाएं हैं इनका जो उपनाम है वो उपनाम क्या है। तो इसका खलविटक की पहाड़ियाँ, ठीक है, इसको खलविटक की पहाड़ियाँ या पर्वत भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि आज युवकों को अशोक के द्वारा दान में देने के लिए ये गुफाएं बनवाई गई थी, और ये गुफा किन किन के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये गुफा अशोक के द्वारा, प्लस आपको ध्यान रखना है कि ये दशरथ उनका जो पोता था उन दोनों के द्वारा भी बनवाई गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहले हमारे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सी गुफा में से पूछा जाता है और हमको कौन सी गुफा पढ़नी है, तो वो है बराबर की गुफाएं। और हमें ये तीनों गुफाएं नहीं पढ़नी है, इन तीनों के बारे में से आपको ध्यान रखना है कि अशोक की 4 गुहा लेख है, जिसमें कौन कौन से है, तो वो है बराबर, नागार्जुन, सीतामढ़ी और रामगढ़, ये 4 है। उसमें से हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ बराबर की गुफाओं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए फिर बराबर की गुफाओं के बारे में हम देखते हैं। अब सबसे पहले इस जो बराबर की गुफाएं है इसमें 4 गुफाएं बनी हुई है। अब चारों गुफाओं का क्या क्या नाम है, चलिए फिर वो देखते हैं। तो जो सबसे पहले है वो है सुदामा, जो दूसरी गुफा है इसका नाम है कर्ण चौपड़, और जो तीसरी गुफा है इसका नाम है विश्व झोपड़ी, और जो चौथी गुफा है उसका नाम है लोमश ऋषि की गुफा। और लोमश ऋषि की गुफा ये हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो गुफाएं है ये शैल चित्र या शैलकृत वास्तुकला का एक प्राचीनतम उदाहरण है। अब शैलकृत क्या होता है, तो फ्रेंड्स शैलकृत से तात्पर्य है कि जो पत्थर से ही जो गुफाएं बनाई गई है उनका जो मेन द्वार है, जो उनमें जो अंदर की जो आकृतियाँ बनाई गई है वो किसी पत्थर को चिपका के नहीं, बल्कि उसी पत्थर को उखेड़ कर उसमें से ही डिज़ाइन बनाई गई है, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, शैलकृत वास्तुकला, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो ये गुहा लेख है इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें किया गया है प्राकृत भाषा, और जो लिपि है वो लिपि यूज़ की गई है ब्राह्मी लिपि। जब हमने उसके शिलालेख देखे, लघु शिलालेख देखे, बड़े शिलालेख देखे, उसमें हमने देखा था कि उसकी लिपि 4 प्रकार की थी, लेकिन हम गुहा लेख में उसमें पढ़ते हैं कि सिर्फ एक ही लिपि में सारे गुहा लेख लिखे गए हैं, और वो लिपि कौन सी है, तो वो लिपि है ब्राह्मी और भाषा प्राकृत, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो बराबर की गुफा में जो पहली गुफा है उसके बारे में पढ़ते हैं, और ये है सुदामा। इस गुफा का नाम क्या है, सुदामा। अब कहते हैं कि ये कब बनवाई गई थी, तो ये बनवाई गई थी अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी गुफा भी यही है, और इसका जो अन्य नाम है ये क्या है, न्यूग्राथ गुफा। न्यूग्राथ इसका उपनाम है, ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। और जो सबसे बड़ी जो गुफा है वो गुफा है सुदामा की गुफा, ठीक है। अब हम दूसरी गुफा देखते हैं, इसका नाम है कर्ण चौपड़। इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये कब बनवाई गई थी, तो ये अशोक के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में बनवाई गई थी। अब हम देखते हैं कि जो तीसरी गुफा है इसका नाम है विश्व झोपड़ी। ये कब बनवाई गई थी, तो ये बनवाई गई थी अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गुफा है वो है लोमश ऋषि की गुफा। अब ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो ये अशोक के द्वारा नहीं, जबकि अशोक का जो पोता था जिसका नाम था दशरथ, उसके द्वारा बनवाई गई थी। इसलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आ गया कि जो बराबर की गुफाओं में और दशरथ के द्वारा बनवाई गई जो गुफा है वो गुफा कौन सी है, तो वो है लोमश ऋषि की गुफा। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये अशोक के द्वारा नहीं दशरथ के द्वारा बनाई गई थी। ये प्रसिद्ध गुफा है। प्रसिद्ध गुफा किस लिए है, क्योंकि ये अशोक के द्वारा नहीं बल्कि दशरथ के द्वारा बनवाई गई। इसके जो प्रवेश द्वार है इस पे हाथी स्तूप पूजा करते हुए दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो लोमश ऋषि की जो गुफा है इसमें जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार में जो हाथी का स्तूप का पूजा करते हुए उसमें दर्शाया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब
कल की वीडियो में हम अशोक के धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम कहते हैं कि अशोक का कौन से धर्म को अपनाया था, तो कि बौद्ध धर्म को, लेकिन हम कल जो अलग अलग जो इतिहासकार है, जो विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा अलग अलग मत दिए जाते हैं, तो उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज तक के लिए हमारे वीडियो में यहीं तक। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।